हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यूएशन में रखते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि है पेन, जो कि हमने स्टार्ट करी थी नर्सिंग फाउंडेशन की 9th यूनिट, कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन के। ठीक है, तो इसकी पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने आपको कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बता दिया था, और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे पेन को। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जैसे कंफर्ट, इसमें टॉपिक में कंफर्ट डिवाइसेस एक टॉपिक है, ठीक है, एंड पोजीशनिंग टॉपिक है, थेराप्यूटिक पोजीशंस। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और बहुत सारा प्रोसेस है जो हमें आपको एक्सप्लेन करना है और जो इस बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, तो वो पीपीटी बेस्ड हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। कंफर्ट डिवाइसेस, थेराप्यूटिक पोजीशन, ये आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा पेन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेन को हम क्या समझते हैं? पेन लाइक आप क्या कहना चाहोगे अगर अपने साइड से कहोगे? तो दर्द, पीड़ा, कष्ट। तो पेन एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में रिफर किया जाता है डिस्कम्फर्ट को, मतलब किसी भी चीज से हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब कुछ एक ऐसा सेंसेशन जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो होता है पेन। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है, पेन इज अ सब्जेक्टिव, अनप्लीजेंट, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। पेन को हमेशा सब्जेक्टिव बोला गया। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी इस पेन को फील कर रहा है वो खुद से बता सकता है, कोई और उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। लाइक एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे पेन हो रहा है तो वो मुझे ही फील होगा, वो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे पेन हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो मेरा ही एक्सपीरियंस होगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सब्जेक्टिव डेटा होता है। ठीक है, तो पेन हमेशा सब्जेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जिसको वो फील होता है वो वही बता पाएगा, इसलिए उसको सब्जेक्टिव बोला गया है। अनप्लीजेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि पेन ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। आप जानते हो कि थोड़ा सा पर्सन एंजाइटी में हो जाए, मीन्स कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर दर्द हो रहा है तो उनको बहुत ज्यादा कह सकते हो, जब पेन होता है तो वो हर्ट फील होता है। ठीक है, और कह सकते हो अगर इंजरी हुई है तो भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इसको अनप्लीजेंट, मतलब जो काफी हद तक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अनप्लीजेंट एक सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस बोला गया। सेंसरी मतलब क्योंकि हम उसको फील कर पा रहे हैं, एंड इमोशनल मतलब हम उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर कहीं पेन हो रहा है तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है ना कि क्यों दर्द हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सही हो जा, वो होता है ना। तो एक इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, जिसमें या तो एक्चुअल में कोई टिश्यू डैमेज हो, मतलब कोई इंजरी हो, कोई कट हो, कोई हार्म हो, या फिर पोटेंशियल मतलब लाइक आपको होता है ना, जैसे आपका इनर कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल कंडीशन हो, ठीक है, जो आपको नहीं पता, कोई डिसीज कंडीशन हो, उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। लाइक डिस्कम्फर्ट नॉर्मली ऐसे इनडाइजेशन की वजह से भी कभी कभी होता है, तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, तो वो आपके पोटेंशियल वाले हैं। तो एक्चुअली मतलब जो आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे कट हुआ है या मुझे चोट लगी है इस वजह से मुझे दर्द हो रहा है, या पोटेंशियल जो आपके लाइक जो आपको नहीं पता है, आपका अननोन है रीजन। ठीक है, तो वो हो गया। तो पेन इसमें क्या बताया गया है पहले डेफिनेशन में कि एक सब्जेक्टिव डेटा है, मतलब जो फील कर पा रहा है वही उसको बता पाएगा। एक ऐसा क्या बोलते हो आप, एक्सपीरियंस होता है। एंड प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस कहा गया है इसको, मतलब अनप्लीजेंट ऑफ कोर्स इट्स डिस्कम्फर्ट है तो अनप्लीजेंट है, एंड सेंसरी एंड इमोशनल इसलिए क्योंकि हम उसको फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, जो कि एसोसिएट होता है आपके एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेन इज ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट इज इन्फ्लुएंस टू वेरिंग डिग्रीज बाय बायोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड सोशल फैक्टर्स। पेन को हमेशा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे हमने बात करी यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा की, मतलब वो पर्सन ही जो फील कर रहा है वही बता पाएगा, तो वही यहाँ पे भी है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। पेन हमेशा एक ऐसा, आप कह सकते हो एक कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा साइन है, सिम्टम है, जिसमें एक ऐसा सिम्टम है जिसमें आप खुद ही बता सकते हो कि आपको दर्द है, कोई सामने वाला उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वेरिंग डिग्रीज होती है, मींस लाइक एक लेवल होता है ना कि इंटेंसिटी होती है पेन की, कि किस हद तक दर्द हो सकता है या दर्द हो रहा है। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक आपके मेडिकल कंडीशंस, अदर देन साइकोसोशल कंडीशंस, लाइक आपके जैसे आपके क्या बोलते हैं, इमोशनल स्टेटस से रिलेटेड, आपके मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, एंड सोशल फैक्टर्स, अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है,
कोई स्टिमुलस है आप कह सकते हो जिसकी वजह से आपको दुख रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि उसकी वजह से पेन हो रहा है। ठीक, कॉमन टर्म्स में हम पेन को डिस्कम्फर्ट कहते हैं। जैसे हमने बोला ना, मेडिकल टर्म्स में पेन को आप कह सकते हो कि डिस्कम्फर्ट के लिए रेफर करते हैं कि हाँ उसको डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, पेन। देन अब कंपोनेंट ऑफ पेन की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ पेन मतलब पेन में हम क्या चीजें नोटिस करते हैं या क्या चीजें मेनली देखते हैं। ठीक है, तो पेन हम सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलस, कि लाइक अगर पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कुछ तो एक होता है ना, कुछ तो प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से पेन हो रहा है। लाइक अगर स्टिमुलस सराउंडिंग में, फॉर एन एग्जाम्पल आपको पेन हुआ चोट लगने की वजह से, तो ऑफ कोर्स वो चोट लगी होगी, देन तो वो स्टिमुलस क्या है आपका, लाइक जो चोट लगा है जिस चीज से, वो स्टिमुलस है आपका। ठीक है, तो हाँ चोट लगने की वजह से पेन हो रहा है, तो वो आपका स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस आपके दो टाइप के होते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल क्यों कहा गया है, लाइक आपको जैसे चोट लगी हमने बात करी, तो वो नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट से लगी होगी, किसी आर्टिकल से लगी होगी। ठीक है, मेंटल स्टिमुलस कैसे कह सकते हैं, लाइक किसी भी चीज से इंसान ट्रिगर हुआ है, लाइक हो सकता है उसका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, उसका इमोशनल स्टेटस जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो अच्छा नहीं है। ठीक है, नेगेटिव हो रखा है, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वो फील कर रहा है इनर पेन, एक मेंटल पेन वो फील कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस। तो स्टिमुलस वहां पे होगा ना, कुछ अगर मेंटल पेन अगर हो रहा है, लाइक उसको उसका इमोशनल जो डिसबैलेंस हो रहा है, इमोशनल स्टेटस, तो कुछ ना कुछ फैक्टर होगा ना, उसके एनवायरमेंट में हो सकता है, उसके इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट में हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है स्टिमुलस के बारे में। देन हम दूसरा चीज देखते हैं सेंसेशन, मतलब पेन किस लेवल तक का है, या आप कह सकते हो जो हम जैसे पेशेंट आपको बता रहा है कि हमें पेन हो रहा है, तो वो इंटेंसिटी होगी ना, बहुत ज्यादा हो रहा है या ठीक ठाक है, वो सह सकता है। कुछ होता है कि सह सकते हैं पेन, और कुछ होता है असहनीय दर्द हो रहा है, मतलब वो सह नहीं पा रहे हैं। तो एक सेंसेशन होगी ना, ऑफकोर्स तभी वो बता पाएंगे, एक सेंसेशन चल रही होगी। तो वही वो हर्ट, जो भी हर्ट है उनका, मेंटल हर्ट है, फिजिकल हर्ट है, जो भी है, उसके लिए जो उनका सेंसेशन है, वो इंटेंसिटी वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं सेंसेशन। देन आता है रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अब पर्सन के रिएक्शन से आप पता कर सकते हो, यहाँ पे यही चीज आपका हम कह सकते हैं एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि पेन का एक्चुअल इंटेंसिटी क्या है। तो पर्सन के रिएक्शन हम पता कर सकते हैं कि हाँ सच में उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या नहीं है, या पर्सन नाटक कर रहा है। ये भी होता है ना, मम्मी आज स्कूल ले जाएंगे, पेट में दर्द है, ये चीजें आप देखते हो, तो वहां पे आप रिएक्शन से पता कर सकते हो। तो पेन की हम ऑल ओवर 3 कंपोनेंट्स को मेजरली देखते हैं, जिसमें हमें सारी चीजें पेन के बारे में मिल जाती है, चीजें इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेन। फिजियोलॉजी मतलब पेन का जो भी कहते हैं ना, जब पेन स्टार्ट हो रहा है या पेन कैसे शुरू हुआ है, उसका एक प्रॉपर एक कह सकते हो आप स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर की वजह से, या आप कह सकते हो एक प्रॉपर फॉर्मेट वो हो रहा है, जिसमें एक कहते हैं ना कि पेन शुरू हुआ है ऐसे, फिर वो कैसे बॉडी में वर्क कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा नोसी रिसेप्टर। जैसे मेरा सबसे पहले लिखा दिख रहा है नोसी रिसेप्टर, तो नोसी रिसेप्टर एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ पे है नोसी रिसेप्टर एक आप कह सकते हो स्पेशलाइज सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो आपकी नर्व्स होती हैं हर जगह प्रेजेंट होती हैं, आपके टिश्यूज में, आपके ऑर्गन्स में, सॉरी आपके हर एक टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। तो जो आपके स्पेशलाइज सेंसरी नर्विंग जो नर्व्स होते हैं, उनकी एंडिंग्स होती है, कुछ स्पेशल सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनकी एंडिंग्स में नोसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नोसी रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, अलर्ट करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इनका फंक्शन है। ठीक है, ये इनका फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें बात करते हैं डिटेक्ट मतलब लाइक आप कुछ वर्क कर रहे हो किचन में, आपने कुछ गर्म अचानक से लाइक आपको टच हो गया या आपने टच कर लिया। ठीक है, तो वहां पे जो नोसी रिसेप्टर आपके स्किन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि हाँ कुछ गर्म है। ठीक है, वो जैसे ही डिटेक्ट करेंगे फिर वो अलर्ट करेंगे ब्रेन को, कि ये विद इन मिली सेकेंड का वर्क होता है। जो आप रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हो, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हो ना, तो वो उसमें आप ये चीजें देख सकते हो इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करेंगे तुरंत अलर्ट करेंगे ब्रेन को, और उसके बाद तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे कि वहां से हमें हाथ हटाना है। ठीक है, ये होता है इनका फंक्शन, कि जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है या जो जिसकी वजह से पेन हो रहा है, अगर आप कह सकते हो फिजिकली पेन, जो आपको पेन महसूस हो रहा है, ठीक है, आप फील कर पा रहे हो, तो उसमें जो भी स्टिमुलस होगा उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को अलर्ट करेंगे, तुरंत रिफ्लेक्स या फिर आप कह सकते हो तुरंत रिस्पॉन्स वो शो करेंगे। आप वहां से अपना हाथ हटा लोगे
या अगर आपको चोट लगी, अगर आप चोट लगती है तो तुरंत आप लाइक होता है ना कि चोट लग गई, पकड़ लिया, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, तो वो सारे रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोसी रिसेप्टर क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हर जगह प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम होता है डिटेक्ट करना स्टिमुलस को जिसकी वजह से पेन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ब्रेन को अलर्ट करना, तुरंत रिप्लेस करना, ताकि वो हम जो आगे की इंजरी है उसको रोक सकें। ठीक है, इनके टाइप्स होते हैं, टाइप्स जैसे हाई थ्रेशोल्ड। हाई थ्रेशोल्ड टाइप जो नोसी रिसेप्टर होता है वो होता है प्रेशर क्रिएटेड, अगर जैसे कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल की अगर हम बात करें, हम अगर कुछ लाइक आपका हाथ कहीं दब गया, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ना कि कभी आप दरवाजा बंद कर रहे हो और आपका हाथ उसमें दब गया, कोई खिड़की बंद कर रहे हो तो उसमें हाथ दब गया, तो वहां पे प्रेशर की वजह से जो पेन होता है वो इस टाइप में आता है। वो आपके आते हैं हाई थ्रेशोल्ड, जो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं वो उस टाइप के पेन को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं एंड देन तुरंत ब्रेन को सिग्नल करते हैं। तो जो पहला टाइप है हाई थ्रेशोल्ड, वो प्रेशर पे वर्क करता है। देन आपका थर्मल, जो थर्मल नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मल नोसी रिसेप्टर्स क्या बताते हैं? टेम्परेचर के बारे में, कि बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, हमें पेन क्रिएट या फिर पेन क्रिएट हो गया, हमें वहां से अपने जो भी अगर आपके हाथ है तो वहां से विड्रॉ करना है। ठीक है, केमिकल, केमिकल जैसे आप कभी कभी कुछ होता है ना कि जैसे बर्निंग सेंसेशंस हो गए आपके, फॉर एग्जाम्पल कभी आप कुछ मिर्ची वगैरह आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड देन मिर्ची लग जाए तो वो जलती है ना, आपके हाथों पे लग जाए तो वो जलन क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो जो पेन क्रिएट हो रहा है, वो केमिकल सेंसेशन जो हो रहा है वो होता है आपके केमिकल नोसी रिसेप्टर्स की वजह से। ठीक है, देन पॉलीमॉडल वो होता है जिसमें ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमॉडल वो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होती है, और ये तीनों चीजें एक साथ आप महसूस कर सकते हो, लाइक प्रेशर भी, टेम्परेचर भी एंड आपके केमिकल सेंसेशंस भी। ठीक है, तो नोसी रिसेप्टर क्या है? 3-4 टाइप के हैं। हाई थ्रेशोल्ड नोसी रिसेप्टर्स में क्या है? प्रेशर की वजह से जो पेन क्रिएट हो रहा है वो उसको डिटेक्ट करते हैं। थर्मल में जो आपके टेम्परेचर रिलेटेड जो भी पेन क्रिएट हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। केमिकल में जो केमिकल रिलेटेड है उसको डिटेक्ट करते हैं। देन पॉलीमॉडल में जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के आपके नोसी रिसेप्टर्स होते हैं। अब नोसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? तो आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, वाइसरा में एंड मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। वहां पे आपको जो भी डिस्कम्फर्ट मीन्स आपका जो भी पेन है वो जब क्रिएट होगा तो वो उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर ब्रेन को अलर्ट करेंगे। नोसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ नहीं होते हैं ये बड़ा आपको जानना है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला है कि आपके प्यूरल, पेरिकार्डियम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो टिश्यूज होती हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ब्रेन की टिश्यूज में जब कोई चोट लगती है तो आपको दर्द नहीं पता चलता है। ठीक है, पेरिकार्डियम की टिश्यूज में आपको दर्द नहीं पता चलता क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके कार्टिलेजेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो नोसी रिसेप्टर इन जगहों पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, और बाकी जो आपके स्किन, जॉइंट, वाइसरा, मसल्स ये सारे हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे अगर आपको कोई इंजरी होती है तो वो आपको पता चलती है। ठीक है, अब हम इसके फिजियोलॉजी की बात करें तो नोसी रिसेप्टर हम जान चुके हैं कि क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व एंडिंग होती है जिसकी वजह से वो पेन को डिटेक्ट करता है और ब्रेन को अलर्ट करता है। तो प्रोसेस वैसे ही काम करता है। नोसी रिसेप्टर क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और तुरंत ही स्टिमुलस के बारे में ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं? सिग्नल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो इंफॉर्मेशन देने का प्रोसेस है उसको कहते हैं नोसीसेप्शन। ठीक है, इसको कहते हैं नोसीसेप्शन। नोसी रिसेप्टर द्वारा स्टिमुलाई को कैच करके तुरंत उसके सिग्नल को या फिर आप कह सकते हैं उसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना ताकि हमें रिस्पॉन्स मिले, उसको कहते हैं नोसीसेप्शन, इस प्रोसेस को। ठीक है, फिर जैसे ही वहां पे सिग्नल जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो वो दोनों क्या करते हैं? आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करते हैं और वो प्रोसेस होता है। मतलब लाइक जैसे हमने बोला ना, दरवाजे में हाथ अगर आपका दब गया तो वो सिग्नल तुरंत जाएगा आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, और वहां से तुरंत रिफ्लेक्स आएगा कि हाथ वहां से हटाना है या फिर उसको तुरंत बाहर निकालना है। ठीक है, तो दैट इज विड्रॉल फ्रॉम स्टिमुलस। जो भी आपका लाइक हाथ, पैर या जो भी बॉडी पार्ट है तो वहां पे आप उसको विड्रॉल करने का तुरंत रिफ्लेक्स आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स या फिर कॉज ऑफ पेन। अब पेन क्यों, किन किन चीजों से हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स जिनकी वजह से पेन क्रिएट हो सकता है। तो पहले आपका नोसीसेप्शन। नोसीसेप्शन इसलिए डाला गया कि कभी भी कहीं भी
कोई भी स्टिमुलस पेन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो चीजें अचानक होती है। लाइक हो सकता है ना कि आप बैठे हुए हो, कुछ काट लिया, ठीक है, या फिर कहीं हाथ आपका दुख गया, दब गया, ठीक है, कोई कट लग गई, कोई इंजरी हो गया, ऐसा चीजें होता रहता है। तो वहां पे एक नोसिसेप्शन का काम, जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, आपका हाथ गर्म आपके यूटेंसिल पे पड़ गया, ठीक है, बर्तन पर पड़ गया, तो वहां पे आप तुरंत रिफ्लेक्स शो करोगे, तो वो आपका नोसिसेप्शन, तो वो वहां पे जो पेन क्रिएट हो रहा है वो नोसिसेप्शन प्रोसेस में आ रहा है। देन आप कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई इलनेस है, उसकी वजह से पेन क्रिएट हो रहा है। मेडिकल कंडीशन जैसे बहुत सारी हैं, आपके आपकी मसल इंजरीज, आपके फ्रैक्चर हैं, ठीक है, बहुत सारी है आपके इलनेस की वजह से। देन इंजरी या हार्म हो, कोई इंजरी हुई हो, कोई हार्म हो, तो उस समय इंजरी हो गई, लेकिन अब जब इंजरी जब तक ठीक नहीं होती है तब तक वो पेन करता है, ठीक है। देन कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपका जो भी मेंटल स्टेटस है, लाइक फियर, एंजाइटी, ठीक है, लोग डरते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आती है कॉग्निटिव फंक्शन की वजह से, जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट महसूस हो रहा है, ठीक है, कि आप वहां आप हर्ट हुए हो, वो होता है आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ पेन, ठीक है। देन आपका इमोशनल स्टेटस, ऑफ कोर्स अगर आपका इमोशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा सा, अगर लाइक आप कह सकते हो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप हर चीज में नेगेटिव चीजें देखते हो, तो वहां से आपको फिर दुख पहुंचता है, तो वो आपका क्या बोलते हो, मेंटल पेन है। देन आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पेन क्रिएट हो रहा है। लाइक हो सकता है आपका वर्क प्लेस जहाँ वर्क कर रहे हो वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत नॉइज है, या बहुत कह सकते हो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वहां उसकी वजह से आपको बहुत सारे पेन हो सकता हो जैसे नॉइज की वजह से हेडेक हो सकता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो स्क्रीनिंग पे तो आई पेन हो सकता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। देन कल्चरल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से पेन क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेन। आगे हम बात करते हैं पेन के टाइप्स के। ओके, नाउ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेन के बारे में। लाइक हमने पेन के बारे में पढ़ लिया, पेन क्या है, ठीक है, उसके फैक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। नाउ हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ पेन, मतलब पेन कितने टाइप का है, होता है, या आप कह सकते हो किन टाइप्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पेन को, ठीक है। तो ये बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास है ऑल ओवर 5 टाइप्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक है, उसमें सब टाइप्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे, पहला हमारे पास है ड्यूरेशन, मतलब पेन की ड्यूरेशन के बेसिस पर हम पेन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब ड्यूरेशन मीन्स आपके टाइम पीरियड पर कि पेन कितने समय से है, या उसका कह सकते हो कितने लंबे समय से है, ठीक है। तो ड्यूरेशन में आपका आता है 2 टाइप, जो कि होता है एक्यूट एंड दूसरा है क्रॉनिक, ठीक है। तो एक्यूट के बारे में अगर बात करें, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म पेन, शॉर्ट टर्म पेन कह सकते हो, मतलब जो अचानक से हो, कभी कभी होता है ना कि अचानक से कुछ दर्द सा होने लगता है, ठीक है, जैसे आपका फॉर बेस्ट एग्जांपल जैसे आपका किडनी स्टोन का है, तो वो अचानक से दर्द शुरू होता है, धीरे 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 फिर वो बढ़ता है, ठीक है। आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर वो बढ़ता है, तो वो एक्यूट पेन है कि वो अचानक से शुरू हुआ और वो थोड़े समय के लिए आप कोई मेडिकेशन लोगे या आप कोई मैनेजमेंट करोगे, होम बेस्ड मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, मीन्स आप लाइक प्रॉपर उसको वार्मिंग वो कर रहे हो चीजें, तो वो फिर रिलीव हो जाता है, तो वो आपका एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है और सडन ऑनसेट का होता है, ठीक है। देन आपका आता है क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन मतलब जो लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका होता है कि कभी कभी जैसे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, आपके ओल्ड एज, अगर कोई घर में हो ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, आपके दादा दादी जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें, तो उनका अगर कभी कभी दुखता है, बहुत ज्यादा दुखता है, फिर उनको आराम मिल जाता है, फिर अचानक से शुरू हो गया, ऐसा होता है ना कि लाइक होता है ना कि उनका कमर दुख रहा है अभी, फिर उन्होंने कुछ मेडिकेशन ली या आप कह सकते हो कुछ मैनेजमेंट किया, फिर ठीक हो गया, फिर अचानक से शुरू हो गया, तो ऐसा करते करते बहुत लंबे समय, मतलब बोलता है कमर में दर्द रहता ही है, ऐसे बोलते हैं वो ना, तो वो होता है क्रॉनिक पेन, मतलब लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है, मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा, ठीक है। कि जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, कभी कभी क्या होता है, वो ट्रिगर होता है, फिर दर्द होता है, फिर वो सही होता है, फिर ट्रिगर होता है, तो वो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म से चल रहा है, ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ पेन आते हैं, जैसे हमने बताया ना कि होता है, फिर सही हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर सही हो गया, फिर शुरू हो गया, कुछ टाइम पीरियड्स के गैप पर, इंटरवल्स पर, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रॉनिक पेन, मेजरली ड्यू टू नर्व डैमेज, ज्यादातर कैसे होता है, नर्व डैमेजेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लोकेशन बेसिस पर, मतलब आपके लोकेशन, मतलब कहाँ पर पेन हो रहा है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है कि पेन कितने टाइप के हैं। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप। तो पहला है वाइसरल पेन। वाइसरल पेन बोला गया है, मतलब आपके लोकेशन मींस जो आपके स्ट्रक्चर बेसिस पर है,
तो वाइसरल पेन जहाँ आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, उनमें अगर दर्द होता है, लाइक आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप बताते हो ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, हमारे पेट के पास दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको हाथ में दर्द हो रहा था, आप यहाँ बताओगे, तो एक प्रॉपर लोकेशन पे है, और ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में हो रहा है। तो वाइसरल आपका जो भी ऑर्गन है, मीन्स इंटरनल ऑर्गन बेसिस पर अगर पेन हो रहा है तो आप वहां पे बताओगे, मीन्स एक लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स में जो एक लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा है वो आपका है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप क्रैम्प्स के लिए बोल दो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, जैसे आपका इंडाइजेशन हो गया, आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो गए, तो एक लोकेशन पर ऑर्गन पर बेसिस पर हो रहा है, तो वो आपका वाइसरल पेन है। देन आपका होता है सोमैटिक पेन। अब सोमैटिक पेन क्या है, जो कहीं अंदर डीप डाउन फील होता है आपको, ठीक है, अंदर, लाइक जैसे आपका कभी आपने नोटिस किया हो कोई मसल इंजरी हो तो मसल में दर्द होता है ना, थोड़ा थोड़ा आप कहीं पे अगर मूवमेंट करो तो वो पता चलता है कि हाँ कहीं तो दर्द हो रहा है मसल में, ठीक है। तो फिर वहां पे एक एरिया होता है ना, जैसे बैक पेन में अगर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो एक प्रॉपर होगा ना कि अपर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो वहां पे एक मसल जैसे मसल इंजरी हुई है ड्यू कोई स्ट्रेचिंग की वजह से या अदर है, तो वहां पे आपको पेन पता चलेगा। आपके लिगामेंट, जैसे आपको स्प्रेन हो गया, होता है ना, मोच खा गए, तो वहां पे पता चलता है, तो अंदर दर्द होता है, ऊपर सुपरफिशियल पे नहीं होता है, वो अंदर होता है काफी, तो आप जब उसको मालिश करोगे तो आपको पता चलता है। तो सोमैटिक पेन क्या है, बहुत डीप डाउन होता है, ठीक है, और आपके बोन्स, टिश्यूज और आपके मसल्स पर, सॉफ्ट टिश्यूज मतलब लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस में तो नहीं होता है, आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब में अगर कोई इंजरी होती है तो उसमें आपको पता चलता है, दैट इज सोमैटिक पेन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप स्प्रेन कह सकते हो, स्ट्रेन कह सकते हो, या लिगामेंट इंजरीज जैसे होती है ना आपके सॉफ्ट मसल इंजरीज, ये होते हैं, ठीक है। देन आपका रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्या होता है, रिफर्ड जैसे नाम से हम देख रहे हैं, रिफर होता है, जैसे जो चीजों में, लाइक जैसे हमने पढ़ा था ना, नोसिसेप्शन नहीं प्रेजेंट होता है, मींस आपका जो नोसी रिसेप्टर्स है वहां प्रेजेंट नहीं, जैसे आपके कार्टिलेजेस हो गए, ठीक है, आपके पेरिकार्डियम, आपके प्यूरल मसल्स हो गए, प्रेजेंट नहीं होता है। तो वहां पे अगर कोई इंजरी होती है तो उसका पेन जहां पे आसपास के रीजन में प्रेजेंट, जैसे होता है ना कि रिफ्लेक्ट करेगा, वहां पे आपको पता चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका हार्ट अटैक, या आप कह सकते हो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह डिजीज कंडीशन आपके सीवीएस में, ठीक है, मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, या हार्ट से रिलेटेड, जैसे आपको होता है ना कि हार्ट की वजह, मींस हार्ट में प्रॉब्लम इस वजह से पेन हो रहा है, तो वहां पे आप नोटिस करोगे ज्यादातर लोगों को पेन जब हार्ट कंडीशन होती है तो वो इधर आपके लेफ्ट आर्म पे रिफर करती है, लोअर की तरफ और जॉ की तरफ, नेक एंड जॉ की तरफ, यहाँ पे रिफर करती है। क्यों? क्योंकि जो नोसिसेप्शन है वो आपके पेरिकार्डियम मसल्स में, आपके कह सकते हो कार्डियक मसल्स में, जो पेरिकार्डियम है लेयर पे, उस पे प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे इंजरी हुई है, लेकिन उसका पेन आपको रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, आपके नियरेस्ट नोसिसेप्शन एरिया पे, मतलब आपके आर्म्स पर, आपके नेक एंड जॉ पर, ठीक है। तो वो उनका जो पेन होता है वो इधर रिफ्लेक्ट करता है, तो मतलब पेन इंजरी कहीं और है, या कह सकते हो या जो भी साइट है वो कहीं और है, लेकिन उसका पेन आपको कहीं और पता चल रहा है, दैट इज रिफर्ड पेन, ठीक है। देन आपका आता है परसीव्ड एट अटर लोकेशन, टिश्यू डैमेज की वजह से हम बोल रहे हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आपका ब्लॉकेज हो गया, टिश्यू इंजरी हो गई, इनकी वजह से। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल पेन। सुपरफिशियल जैसे आप नाम से देख रहे हो, सुपरफिशियल मींस अपर स्किन, अपर जो आपकी लेयर है उसमें अगर कोई इंजरी हो रही है, कोई हार्म हो रहा है, या कोई कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो आपका पेन हो रहा है वो होता है आपका सुपरफिशियल पेन। मेनली ये ज्यादातर आप मेजरली देखते हो जब नोसिसेप्शन, कोई स्टिमुलस की वजह से, मतलब वो चोट लग गई है, ठीक है, जैसे आप थर्मल नोसिसेप्शन है, ठीक है, आपने कुछ गर्म टच हो गया है, कुछ ठंडा टच हो गया है, कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो वहां पे जब पेन वो क्रिएट हो रहा है सुपरफिशियल लेयर पे, दैट इज आपका सुपरफिशियल पेन, मतलब नोसिसेप्शन की वजह से हुआ है, सुपरफिशियल टिश्यूज पर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पेन, हम पढ़ेंगे। तो क्वालिटी ऑफ पेन मतलब पेन की क्वालिटी के बेसिस पे पेन को डिस्क्राइब किया गया, कितने टाइप के पेन है। तो क्वालिटी ऑफ पेन में पहला है आपका प्रिकिंग पेन। क्वालिटी मतलब किस क्वालिटी का पेन है, चुभ रहा है कि जल रहा है, ऐसा होता है ना, अलग अलग टाइप का पेन होता है, ठीक है। तो इसमें है पहला आपका प्रिकिंग पेन। प्रिकिंग मतलब जैसे आपको सुई नहीं चुभती, तो सुई चुभती उसका दर्द अलग होता है, चोट लगती है उसका दर्द अलग होता है, वही होता है क्वालिटी। तो प्रिकिंग में क्या होगा कि चुभन जैसा होता है, जैसे कभी कभी आपको कभी चोट लगी और मम्मी ने सेवलॉन या डेटॉल लगा दिया हो, तो वो जलता सा है ना, अजीब सा चुभता है, ऐसे कहते हैं ना, वो कुछ प्रिक जैसा कर रहा है, तो वो होता है आपका प्रिकिंग पेन। प्रिकिंग पेन क्या होता है, बहुत शार्प होते हैं, ऐसे चुभते हैं, ठीक है। तो प्रिकिंग पेन क्या होता है, शार्प एंड स्टैबिंग पेन, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ घुस रहा है, ऐसे लाइक होता है ना पिन्स लाइक सेफ्टी पिन, आपको या आपको कभी कोई निडल ऐसा कुछ अगर चुभा हो तो आपको पता होगा कि प्रिकिंग पेन वैसा ही होता है, ठीक है। देन आपका बर्निंग पेन। बर्निंग पेन ऑफ कोर्स जैसे जलन जैसा नहीं होता, फिर दर्द होता है, जैसे आपको चोट लगी और फिर वहां जलने लगता है,
जैसे हमने सेवलॉन और डेटॉल की बात की, तो मम्मी जैसे लगाएंगे वो चुभ तो रहा है, साथ में जल भी रहा है, तो वो जलन वाला जो पेन है वो होता है आपका बर्निंग पेन, फील्स लाइक हीट। ठीक है, ये आपका मेजरली हम किसमें देखते हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ हो, आपको जैसे चोट लगी हो, उसको 2-3 दिन छोड़ दी, या कह सकते हो पिंपल्स हुआ हो आपको, कभी कोई पिंपल हो, कोई बम पिंपल हुआ है, तो उसमें होता है ना कि बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है, मतलब जलन जैसा महसूस होता है दर्द के साथ, वो गरम गरम सा लगता है, दैट इज। देन एकिंग पेन, एकिंग पेन मतलब एक कह सकते हो जैसे होता है ना दर्द हो रहा है जो आपको इंटरनली फील हो रहा है, ठीक है, और लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो कि दर्द हो रहा है, कुछ अंदर सा दर्द सा हो रहा है, ऐसा होता है। तो एकिंग पेन दर्द होता है, कांस्टेंट होता है, लगातार होता रहता है। जैसे अब मैं आपको आप अपने आर्म्स को लाइक अगर आप प्रेशर क्रिएट करोगे तो एक अंदर दर्द सा होगा, अंदर, ऊपर नहीं पता चलेगा आपको, जब उसको प्रेस करोगे तो आपको अंदर एक डल, एक कांस्टेंट लगातार एक प्रेशर की वजह से ना वो दर्द पता चलता रहता है, आप अभी ये करके देख सकते हो, दैट इज एकिंग पेन। लोकलाइज्ड नहीं होता है, एकिंग पेन क्या होता है, लोकलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि ये ऑर्गन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, देन आपका आता है नेक्स्ट थ्रॉबिंग पेन। थ्रॉबिंग पेन मतलब आप अपनी पल्स कभी महसूस करिए तो वहां पे दुब दुब होता है ना, हार्ट बीट लाइक, तो पेन भी वैसे ही होता है कि कुछ दर्द कर रहा है ऐसे, लाइक डब सी, मीन्स जो पेन की इंटेंसिटी वो डब सी है। ठीक है, ऐसा होता है। तो पेन क्या हो रहा है कि थ्रॉब कर रहा है, मीन्स आप कह सकते हो पल्सिंग पेन हो रहा है। पल्सिंग पेन मीन्स ऐसे अचानक से दर्द तेज होता है, फिर कम हो जाता है, फिर तेज होता है, फिर कम हो जाता है, दैट इज आपका पल्सिंग पेन। ठीक है, वो रिदम में चलता है एक प्रॉपर, ये जैसे आपके हार्ट बीट जैसा नहीं होता वैसे। ठीक है, आपका पेन जो होगा फील होगा। नेक्स्ट इज कॉलिकी पेन, कॉलिक पेन। ठीक है, तो कॉलिकी पेन में क्या होता है, आपका क्रैम्पिंग पेन होता है, मतलब होता है ना क्रैम्प जैसे होंगे, जैसे आपको मसल इंजरी हुई हो, क्रैम्प वो खिंच गया हो, तो जैसे ही आप मूवमेंट करोगे वैसे खिंचा खिंचा सा आपको दर्द होगा, दैट इज कॉलिकी पेन। जैसे आपके ये ज्यादातर आपको होता है हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, आपके रेस्पायरी, ये आपके ट्रैक हो गई, ठीक है, जीआई ट्रैक हो गई, तो ये आपके हॉलो है ना, तो इसमें एक वेव लाइक जैसा दर्द होता है। कभी हुआ हो ऐसा आपके साथ कि आप फूड आप इंजेस्ट कर रहे हो और वो आपको अटक गया, वो होता है ना कभी कभी पानी की नीड होती है कि अटक गया है, तो वो दुखता है ना थोड़ा सा, तो वो होता है आपका हॉलो, जो वेव लाइक आपको पेन पता चल रहा है कि यहाँ से ऐसे रिफर हो रहा है, तो वो होता है आपका लाइक वेव हॉलो ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट है वो कॉलिकी पेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिवियरिटी या इंटेंसिटी पर बेस्ड, मतलब कितने लेवल का पेन हो रहा है। तो ये माइल्ड, बहुत ठीक है, आप सह सकते हो, माइल्ड पेन है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे आपका सर दुख रहा है, ये सारी चीजें आप सहते हो। ठीक है, देन मॉडरेट, यहाँ आप सह भी सकते हो लेकिन आपको शायद रेफरल की जरूरत पड़े, मीन्स लाइक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। देन सीवियर पेन, बहुत ज्यादा सीवियर, जो आपको कहते हैं ना असहनीय दर्द, जो आप नहीं सहन कर पा रहे हो, वो होता है, लाइक फ्रैक्चर्स में हो गया आपका, ठीक है, लेबर पेन हो गई, ये सारी चीजें होती है जो सीवियर पेन में कंसिडर की जाती है आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी के बेसिस। अब अदर टाइप्स की बात करते हैं, तो कुछ पेन ऐसे हैं जो अदर टाइप्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला है आपका साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन, जैसे आप नाम में आप देख पा रहे हो, आपका साइकोलॉजिकल बेसिस पेन, मीन्स आपके इमोशनल स्टेटस, आपके मेंटल स्टेटस के बेस पर जो आपको दर्द होता है, क्योंकि पता है लाइक जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसी का ब्रेकअप हुआ हो, उसका दिल टूटा हो, फिर उसके लाइक होता है ना कि एक अंदर सा पेन सा हो रहा है, एक इमोशनल स्टेटस डिस्टर्ब हो चुका है, और रहता ना कि भाई दर्द हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है ये नहीं पता, क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, बस दर्द हो रहा है। तो वही है कि आपका एक मेंटल स्टेटस क्रिएट हो जाता है कि आपका इमोशनल जो भी लेवल है वो नेगेटिव है, या आप कह सकते हो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से मीन्स एक अंदर से जो फीलिंग आती है कि हाँ हम हर्ट हुए हैं। ठीक है, लाइक आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो पेन आप फील करते हो, दैट इज साइकोजेनिक पेन। ठीक है, कोई फिजिकल पैथोलॉजी नहीं प्रेजेंट है, मतलब कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी, इंपेयरमेंट या डिसफंक्शनिंग ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट है, वो आप महसूस कर रहे हो बस। ठीक है, वो आपके फीलिंग्स में है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल पेन भी इसको आप कहते हो। नेक्स्ट इज नोसिसेप्टिव पेन, जो होता है, जैसे हम नोसिसेप्शन की बात करी, स्टिमुलस बेसिस, अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, कोई स्टिमुलस क्रिएटेड, वो मेंटल भी हो सकता है आपका, फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्टिमुलस की वजह से जो पेन हो रहा है वो होता है आपका नोसिसेप्शन पेन। नेक्स्ट है आपका न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन आपके नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम की लाइक होता है, जो आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम, सोमैटो सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो पेन से रिफर्ड है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स से मीन्स कह सकते हो कनेक्टेड है,
उनमें अगर कहीं इम्पेयरमेंट आ रही है, कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेन क्रिएट होता है ऑर्गन्स में, ठीक है, आपके अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, तो वो होता है आपका न्यूरोपैथिक पेन, मींस ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ सोमैटोसेंसरिक नर्वस सिस्टम, मतलब नर्व स्टिमुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से पेन लाइक होता है, लाइक आपके नोसिसेप्टिव जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं, नोसी रिसेप्टर्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अब वो बार बार सिग्नल कर रहा है कि मींस पेन हो रहा है, लेकिन चोट तो कहीं लगी है ही नहीं, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है ही नहीं, तो उस मींस कहते हैं ना कि उस सेंसरी जो आपके नर्व एंडिंग्स थे उनमें प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। या कह सकते हो आपके इंटरनल जो नोसिसेप्शन उनमें कहीं प्रॉब्लम है, आपके क्या बोलते हैं सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम में, मींस आपके जो नर्व स्टिमुलेशन उनमें कहीं प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेन क्रिएट हो रहा है, आप फील कर रहे हो, वो होता है आपका न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। दिस ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पेन। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है असेसमेंट ऑफ पेन। इसके पहले हमने आपके टाइप्स ऑफ पेन के बारे में पढ़ा था, तो उन टाइप्स को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ असेसमेंट करेंगे ना, तो वो असेसमेंट हम इस चीज में मींस इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। तो असेसमेंट फॉर पेन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या, एक्चुअली पेन एक सिम्टम है, ठीक है, एक साइन है किसी भी इलनेस का या किसी भी इंजरी का, किसी भी हार्म और हर्ट का, ठीक है। तो जो भी चीजें लाइक पेन के आने में जो भी फैक्टर्स हैं कि हाँ रिस्पॉन्सिबल है कि इस वजह से पेन हो रहा है, तो उन चीजों को असेस करना बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब पेन का असेसमेंट करते हैं तो हम पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि पेन के रिगार्डिंग हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है पेशेंट की बॉडी पर, पेशेंट के बिहेवियर पर, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द पेशेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, या अगर आप किसी पेशेंट को डील कर रहे हो और उसे पेन हो रहा है, तो उसका सबसे पहले जो कह सकते हो आप नोटिस करोगे या आप कह सकते हो ऑब्जर्व करोगे, वो होता है वर्बल स्टेटमेंट। उसकी वजह से ही आपको पता चलेगा कि पेशेंट को पेन है, क्योंकि पेन एक क्या है, एक कह सकते हो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक सामने वाला आपको बताता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेजर रोल क्या होता है, वर्बल स्टेटमेंट का। तो जैसे ही पेशेंट आपको वर्बल स्टेटमेंट मींस प्रोवाइड करता है कि या फिर डेटा प्रोवाइड करता है कि उन्हें पेन हो रहा है या वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किस इंटेंसिटी का पेन उनको हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, व्हाटएवर जो भी उनका वर्बल स्टेटमेंट होगा उसके ऊपर आप असेसमेंट स्टार्ट करते हो। क्योंकि जब तक वर्बल स्टेटमेंट नहीं होगा या आप खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे पेशेंट पेन में है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उनको कैसा पेन हो रहा है या उनको पेन हो भी रहा है, या लाइक होता है ना कुछ लोग नहीं डिस्क्रिप्शन कर सकते, तो वहां पे हम क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें एक चीज और है, जैसे कुछ लोग वर्बली अगर डिस्क्राइब कर भी रहे कि उनको पेन है, तो वहां पर हम ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, हम उसको यूज करके कह सकते हो एक असेसमेंट आउटकम निकाल सकते हैं कि पेशेंट सही बोल रहा है या नहीं। क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि हाँ शायद पेशेंट सच बोल रहा है या नहीं, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन में पेशेंट का फेशियल जो भी एक्सप्रेशन आएगा, लाइक अगर इंसान जब पेन में होता है तो ऑफ कोर्स चेहरे पे एक अजीब सा फटीगनेस और एंजाइटी लेवल और ये सब बहुत सारे, अगर लाइक होता है ना कि जो लोग पेन बेयर नहीं कर सकते या जिनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ऑफ कोर्स वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नोट करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। देन आपका नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिक एक्सप्रेशन। फिजियोलॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन, मतलब अदर देन आपका फेशियल एक्सप्रेशन। लाइक जैसे कुछ लोग होता है जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो हाथ पैर थोड़ा सा मारते हैं, ठीक है। आप बच्चों में ये ज्यादा देखोगे कि उनको जब दर्द होता है तो वो जहां लाइक अगर आप इंजेक्शन उनको दे रहे हो और जहां पे आप इंजेक्शन दे रहे हो वहां से वो क्या करते हैं, वो आपका एक रिफ्लेक्स उनका चलता रहता है कि वो हाथ पैर हिलाते रहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो बॉडी का आपको आपके पास बॉडी का एक एक्सप्रेशन आपको दिखता है ऑब्जर्वेशन में, तो वो आप नोटिस करोगे। अगर किसी को पेन है, लाइक अब्डोमिनल पेन है, तो वो उधर की तरफ झुका रहेगा या ठीक है, या उस एरिया को वो पकड़ के रखता है, या बहुत सारी चीजें हैं कि जो पेशेंट अपनी बॉडी के थ्रू, अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू आपको मींस रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें पेन है, ठीक है। तो वो चीजें हम नोट करते हैं, जिसमें आपका आता है बॉडी मूवमेंट एंड वोकल बिहेवियर्स। वोकल बिहेवियर्स मतलब जैसे
अगर पेशेंट पेन में होता है तो ऑफकोर्स आवाज करता है कि अगर उसको दर्द है तो वो रो रहा है, ठीक है, या बहुत लोग दर्द हो रहा है, या होता है ना बहुत लोग ऐसे वोकल बिहेवियर हमें शो करते हैं, तो वो चीजें हम नोट करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। अब असेसमेंट करने के लिए, अब अगर आप पेन का असेसमेंट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें वो चीजें कंफर्म कह सकते हो, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए या उन चीजों का असेसमेंट आपको करना ही है पेन को असेस करने के लिए। तो वो गाइडलाइंस ये है कि इसमें हम दो चीज देखते हैं, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन और दूसरा है बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट इन पेन। ठीक है, जो पेशेंट आपके पास है उस अगर उसको पेन है तो क्या किस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, मतलब किस टाइप का पेन उसको हो रहा है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है उस पेन को लेकर, ये दो चीज हम असेसमेंट में कंफर्म देखते ही देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कुछ चीजें देखते हैं, वो है सिवियरिटी। सिवियरिटी मतलब किस लेवल का उसको पेन हो रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, इंटेंसिटी ऑफ पेन कि बहुत सीवियर है या सीवियर से भी ज्यादा है। ठीक है, देन क्वालिटी ऑफ पेन मतलब किस टाइप का, जैसे हमने अभी टाइप्स ऑफ पेन में पढ़ा था, क्वालिटी ऑफ पेन मतलब थ्रॉबिंग पेन, एकिंग पेन, डल पेन, ये सारी चीज होता है ना कि कैसा पेन हो रहा है, आपको क्रैम्स हैं या आपको बर्निंग पेन है या आपको वो थ्रॉबिंग पेन है जो पल्सिंग पेन जैसे हमने बात करी थी, एकिंग पेन है, डल पेन जो होता है, तो कौन से टाइप का पेन है वो आप पेशेंट से जब आप बात करते हो तो आपको पता चलता है। देन लोकेशन, पेन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके किसी स्पेशलाइज्ड लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा हो। ठीक है, देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मींस कब से हो रहा है या कब शुरू हुआ था और अभी तक कितना टाइम हो गया, कितनी देर तक हो रहा है, ये सारी चीजें आप पेशेंट से पूछते हो। देन टॉलरेंस ऑफ पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉलरेंस हम ये इसलिए पूछते हैं लाइक कि पेशेंट उसको बियर कर पा रहा है नहीं या उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके टॉलरेंस पर ही हम पेन को आप कह सकते हो मींस आप कैरेक्टराइज कर पाते हो कि कितनी इंटेंसिटी का पेन पेशेंट फेस कर रहा है या फील कर रहा है। ठीक है, देन लास्ट में हम पूछते हैं स्ट्रेटेजी फॉर पेन रिलीफ यूज बाय पेशेंट। अब पेशेंट को ऑफकोर्स जब दर्द शुरू हुआ होगा तो उसने कुछ ना कुछ मेथड अपने ऊपर अप्लाई किए होंगे, कुछ होम बेस्ड मेथड कि उसको पेन में आराम मिले। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट पेन किलर्स यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पूछनी है पेशेंट से ताकि आप उसके उन सारी चीजों को पॉइंट पे रख कर आप फर्दर जो भी आप केयर प्लान करो, ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज बहुत लोग होते हैं कि कुछ वार्म पैडिंग कर रहे हैं, कुछ पेन किलर्स यूज कर रहे हैं, कुछ होता है कि अरे हम सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही तो है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज लोग अपना यूज करते हैं, तो ये चीजें आपको पूछनी है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स में हम यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब ये हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्बल स्टेटमेंट हम चीज पेशेंट का लेंगे, देन फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी बॉडी उनका जो भी एक्सप्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड इसमें एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्या पहले भी उनको ऐसा पेन हुआ था या उन्होंने ऐसा कोई लाइक पहले भी ऐसे टाइप ऑफ पेन को एक्सपीरियंस किया है, ये चीजें हमें पूछना जरूरी है कि क्योंकि हो सकता है वो पेन जो भी किसी इलनेस के रिगार्डिंग हो तो वो पहले हुआ है, तो उस समय उन्होंने पेन किलर खाया और वो सही हो गया, लेकिन अब वो फिर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक वे देता है कि हम चीजों को अर्ली डायग्नोज कर सकें। ठीक है, अच्छा, असेसमेंट को इतनी सारी चीजों को हम एक साथ ऐसे लाइक आप कह सकते हो ना, तो थोड़ा सा लर्न करने में डिफिकल्ट होता है, तो इन सारी चीजों को एक से एक निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो जो कि बहुत इजी है, वो है OPQRST। जैसे आप अल्फाबेट जानते हैं, अल्फाबेट में आपका जो एक सीरीज चलता है ABCDEFG ऐसे करके, तो निमोनिक ये है पेन असेसमेंट का, वो है OPQRST। 6 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आप यूज करके पूरा पेन का असेसमेंट कर सकते हो। उसके बारे में समझते हैं, तो O से हमारा होता है ऑनसेट। ऑनसेट मतलब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये होता है, मींस ऑनसेट कब हुआ, मींस कैसे शुरू हो रहा है पेन या फिर कब शुरू हुआ, वो आप पेशेंट से पहले पूछोगे। देन P फॉर प्रोवोकेशन एंड पैलिएशन। प्रोवोकेशन एंड पैलिएशन मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फैक्टर हो जिसकी वजह से आपको पता हो कि आपको इस वजह से पेन हो रहा है, लाइक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, जैसे घर में मम्मी लोग को कभी कभी बैक पेन होता है, तो वो अगर डॉक्टर के पास जा रही है, अगर पेन ज्यादा है, वो नहीं सह पा रही है, डॉक्टर के पास गई तो बताती हैं कि हमने इतना वेट उठा लिया था या हमने ये काम किया था, इस वजह से पेन बढ़ गया है या ऐसा हुआ है या हम गिर गए थे, मतलब कॉज क्या है हो सकता है या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए। तो अगर वो पेशेंट को पता होगा तो पेशेंट जरूर आपको
बताएगा। तो पी फेयर में क्या कब शुरू हुआ, देन पी फेयर प्रोवोकेशन एंड पैलिएशन, ठीक है। या फिर आप पैलिएशन का मतलब, प्रोवोकेशन जैसे हमने कॉज बता दिया, पैलिएशन का मतलब कि अगर हम उसको टच कर रहे हैं या हम उसको आप कह सकते हो अगर किसी टाइप का फैक्टर उस पे इनपुट कर रहे हैं तो वो क्या वो बढ़ रहा है उसकी इंटेंसिटी। लाइक अगर आपको लाइक किसी लोकलाइज्ड एरिया में आपके बैक पेन में, आपको बैक पेन है, ठीक है, अगर वहां पे आप मसाज करते हो या फिर आप कह सकते हो अगर वहां पे आप प्रेशराइज करते हो तो क्या वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है। पैलिएशन का मतलब ये है, ठीक है। तो पैलिएशन में मतलब अगर आप उस लोकलाइज्ड एरिया को टच कर रहे हो या प्रेशराइज कर रहे हो तो क्या पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पैलिएशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्रेशराइज करो, बहुत लोग होता है जैसे किसी को पेन हो रहा है और वो कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रहे हैं तो उनको आराम मिलता है, ठीक है, वहीं अगर वो हॉट स्पॉन्जिंग कर रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है पेन। तो ये सारी चीजें हम पैलिएशन में देखते हैं कि अगर हम कोई इनपुट डाल रहे हैं तो पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड प्रोवोकेशन मतलब क्या है ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से पेन वो स्टार्ट हुआ था या कह सकते हो प्रोवोक हुआ था। देन नेक्स्ट इज क्यू फॉर क्वालिटी, किस क्वालिटी मींस किस टाइप का पेन हो रहा है। जैसे हमने बात करी थ्रॉबिंग पेन है, एकिंग पेन है, बर्निंग पेन है या आप कह सकते हो पल्सिंग पेन है, ये सारे टाइप जैसे होते हैं ना। देन कॉलिकी पेन हमने बात करी थी, तो ये किस टाइप का पेन उनको हो रहा है वो आप पेशेंट से पूछोगे तो वो डिस्क्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट इज रीजन एंड रेडिएशन, आर फॉर रीजन एंड रेडिएशन। रीजन मतलब किस एरिया में हो रहा है, कहां पर पेन हो रहा है, आप पेशेंट से ये पूछोगे एंड ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। रेडिएशन मतलब जो पेन है जहां पर भी, लाइक अगर एब्डोमेन में हो रहा है तो वो क्या वहीं पर हो रहा है कि वो कहीं रेडिएट भी कर रहा है। जैसे बहुत लोग का होता है कि पेन यहाँ पे भी हो रहा है और धीरे धीरे वो रेडिएट कर रहा है पीछे की तरफ, बैक की तरफ, ठीक है। ये ज्यादातर आप रीनल कैलकुलाई जो केसेस होते हैं उनमें आप देखोगे, ठीक है, जिनमें बैक पेन होता है वो रेडिएट करता है आगे की तरफ, लोअर लिम्ब की तरफ, तो वो ऐसे रेडिएशन होता है। तो वो रेडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आप चीजें देखोगे। देन सीवियरिटी, एज फॉर सीवियरिटी, कितने सीवियर मींस कितना इंटेंसिटी है पेन का, पेन का लाइक माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर है या सीवियर से भी ज्यादा है। देन टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम मतलब कब मींस लाइक होता है कितनी देर से हो रहा है पेन। लाइक बहुत लोग होते हैं कि सह सकते हैं एक घंटे बीत गए, 2 घंटे नहीं सही हुआ, देन वो आपके पास आए तो वो कितने टाइम लैप्स मतलब कितना टाइम गैप आ चुका है, ठीक है, जब वो ऑनसेट हुआ था मींस जब वो शुरू हुआ था और अब तक में कितना टाइम गैप आ चुका है। तो ये बहुत इजी निमोनिक है जिसमें आप पूरा असेसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका मेन असेसमेंट आता है, जो पार्ट है असेसमेंट ऑफ पेन में, वो है पेन मेजरमेंट स्केल्स। मतलब ये कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज होते हैं। ये पेन स्केल्स ऐसे हैं जिनको आप अप्लाई करते हो पेशेंट के ऊपर, जिसमें आप पेशेंट के जो भी पेन उनको हो रहा है, जिस भी टाइप का पेन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हो कि पेशेंट को किस लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ पेन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 स्केल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वर्बल पेन स्केल, ठीक है। तो वर्बल पेन स्केल में जैसे आप टर्म्स देख रहे हो, वर्बल पेन स्केल मतलब एक ऐसा पेन स्केल है जो वर्बली आप पेशेंट से पूछते हो और पेशेंट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इस पेन स्केल में क्या है, एक स्केल होती है, ठीक है, जिसमें नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, वेरी सीवियर एंड वर्स्ट पेन की लेबलिंग होती है, ठीक है। इस स्केल में आप इस स्केल को क्या करते हो, पेशेंट के सामने आप प्रेजेंट करते हो एंड आप पेशेंट से वर्बली पूछते हो कि पेशेंट को किस लेवल का पेन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट आपको बताएगा कि उनको माइल्ड पेन है, उनको मॉडरेट पेन है, उनको सीवियर पेन है, वो पेशेंट खुद डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। मतलब आप कितने, अगर आपको हम स्केल दे दें तो आप उस स्केल के हिसाब से बताओ कि आपको कितने लेवल ऑफ पेन हो रहा है। जैसे आप घर पे एग्जाम्पल तौर पर नॉर्मली आप पूछते हो ना कि भैया मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, तो भैया लाइक अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, आप 10 आउट ऑफ 10 बताओ, तो भैया बताएंगे 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। तो उस हिसाब से आप होता है ना कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ किस लेवल की अच्छी लग रही है। तो सेम एज अप्लाई कि जैसे ही आप ये स्केल प्रेजेंट करते हो पेशेंट के सामने, तो पेशेंट जब आपको इन स्केल्स के बारे में बताता है, लाइक उनको माइल्ड पेन है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो आप एक आउटकम निकाल सकते हो कि पेशेंट को किस लेवल या किस इंटेंसिटी का पेन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट प्रोवाइड्स वर्बल डेटा अबाउट द पेन इंटेंसिटी ही शी डीलिंग विथ, ठीक है। नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल, इसको वास भी कहते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल क्या है, आप विजुअली देखते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो
जिसमें आप पेशेंट का जो भी पेशेंट आप जब स्केल उनको प्रोवाइड करोगे तो वो उन सारी चीजों को लाइक होता है ना कि एनालिसिस करके आपको देंगे कि हाँ मुझे इस लेवल ऑफ पेन होगा। इसमें क्या है, एक स्केल होती है जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, एक नो पेन एक वर्स्ट पेन, बाकी ये ब्लैंक होता है। तो जब ये स्केल आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे तो पेशेंट क्या करेगा, एक इनके बीच में कहीं पॉइंट एक मार्क करेगा, ठीक है। विजुअल एनालॉग स्केल में क्या होगा, कोई एक पॉइंट इन इस ब्लैंक स्पेस में वो मार्क करेगा जिस पर आप आउटकम निकालोगे कि पेशेंट को किस इंटेंसिटी या फिर किस लेवल का पेन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट मार्क्स अ पॉइंट ऑन अ स्केल टू इंडिकेट द लेवल ऑफ पेन, मतलब या तो नहीं है या बहुत ज्यादा है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो लाई करता है, तो वो वहां पे वो मार्क करेगा पेशेंट, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस स्केल विद 2 पॉइंट्स एट ईच एंड्स, ठीक है। ये कंटिन्यूअस स्केल है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं और बीच में ब्लैंक होता है। पेशेंट वहां पे अपना जितना भी उसको लग रहा है कि हाँ मुझे इतना पेन हो रहा है वो मार्क करेगा, एंड देन आपको मींस आप कह सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि पेशेंट को किस लेवल ऑफ किस इंटेंसिटी का पेन हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया ड्रेस की ना कि आउट ऑफ 10 कितनी अच्छी लग रही है, तो सेम चीज यही है कि हम पेशेंट को एक स्केल देते हैं जिसमें 1 to 10 नंबर्स होते हैं और पेशेंट आपको नंबर्स में बताता है कि उन्हें किस लेवल का पेन हो रहा है। पेशेंट रेट द पेन फ्रॉम 0 to 10 ऑन पेन स्केल डिनोटिंग द लेवल ऑफ पेन, मतलब वो अपने जो भी यहाँ पे 0 भी होता है, जितना भी लेवल ऑफ पेन हो रहा है वो उसको मार्क करेंगे, उनको 7 है 5 है वॉटेवर जो उनको फील हो रहा है कि हाँ मुझे इतना पेन हो रहा है 0 to 10 में, वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बताएंगे ना, ठीक है। तो वहां पे आप कह सकते हो आउटकम निकाल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि पेशेंट को कितनी इंटेंसिटी का पेन हो रहा है। सिंपल होता है और वाइडली यूज है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। देन नेक्स्ट है आपका फेसेस पेन स्केल। फेसेस पेन स्केल में क्या है कि आपके पास कुछ इमोजीज होते हैं या आप कह सकते हो कुछ ऐसे फेस के इमेजेस होते हैं जिसमें पेन को डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर आप उस स्केल को पेशेंट को प्रेजेंट करते हो और पेशेंट उन फेसेस को या जो भी इमेजेस आप उसमें फेसेस के आप स्केल पे दिखाते हो उसके हिसाब से बताता है कि उन्हें उतना पेन हो रहा है। ये कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अपने आप को नहीं ऐसे डिस्क्राइब कर सकते ना कि 1 out of 10 उनको कितना पेन हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए ये बनाया गया है, ये कॉमनली पीडियाट्रिक्स में यूज होता है। तो हैज फेशियल एक्सप्रेशन इमेजेस और इमोजीज टू हेल्प द पेशेंट टू डिस्क्राइब लेवल ऑफ पेन, ठीक है। ऐसे इमोजीज हैं हम जिसके बारे में जैसे हम ये एज एग्जांपल हम बनाया है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, अगर कोई दर्द नहीं है तो आप स्माइल कर रहे हो, ठीक है, नो पेन। देन अगर थोड़ा थोड़ा आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि हाँ दर्द हो रहा है, मासूम सा। देन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो और उदास होगा, उदास जैसा चेहरा बनेगा ना। देन फिर मॉडरेट में थोड़ा सा वो और उदास होगा, अगर ज्यादा पेन होगा तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा अपने हिसाब से उस जो इमोजीज हैं या फिर आप कह सकते हो जो इमेजेस आप फेशियल एक्सप्रेशन के प्रेजेंट करोगे तो उसके हिसाब से बताएगा कि हाँ मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए इजीली कह सकते हो बहुत ईज है, सिंपल होता है इसको यूज करना, इसलिए ये बच्चों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। देन ये हो गए आपके पेन स्केल्स। नाउ हम बात करेंगे पेन के मैनेजमेंट के बारे में। ओके, नाउ हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पेन मतलब हमने असेसमेंट कर लिया, अब हम क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि पेन में रिलीव आए पेशेंट को, ठीक है। तो इन मैनेजमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के मैनेजमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है जनरल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड देन आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो अल्टरनेटिव टेक्निक्स, ठीक है, उनको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट की, मतलब हम जनरली अगर कि कोई आपके पास पेन में आता है तो हम उसको क्या जनरली अप्लाई करेंगे स्टेप्स या मेजर्स कि उसको रिलीव हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एसेस करना है पेशेंट के स्टेटस को, मतलब जो भी उसका स्टेटस है कि क्या है, कैसे है, मतलब जनरल कंडीशन उसकी कैसी है, वो चल फिर पा रहा है या नहीं है, बहुत ज्यादा पेन है, या जो भी पेन उसके फैक्टर्स क्या है, हो सकता है उसको चोट लगी हो, जो भी चीजें हैं, उसको कोई इलनेस हो, तो हमें उस पेशेंट के स्टेटस को एसेस करना है। देन हमें पेन का असेसमेंट करना है कि अगर वो पेन के लिए आपको बता रहा है तो उसको किस लेवल का पेन है, क्या क्या ड्यूरेशन है, कहाँ पे है, रीजन क्या है, जैसे हमने बोला ना QPRST, ये सारी चीजें हम जैसे करेंगे ना OPQRST, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे।
तो हमें पूरा एक असेसमेंट मिल जाएगा, तो वो हमें करना है पेन का असेसमेंट, ताकि हम प्रॉपरली जो भी मैनेजमेंट है अप्लाई कर पाए पेशेंट पर। देन आपको जो भी अफेक्टेड एरिया, लाइक हो सकता है कि पेशेंट को एक लोकलाइज्ड एरिया में पेन है, या जो भी अफेक्टेड एरिया हो सकता है इंजरी की वजह से है, तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करना, वहां से कोई प्रेशर हटाना। लाइक होता है कि बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़े हैं तो कपड़े आप लूज कर दीजिए, ठीक है, जहां पे भी पेन हो रहा है, ठीक है, लाइक एब्डोमिनल पेन है तो वहां पे आप जो बेल्ट है, टाइटन होती है, पैंट्स वगैरह, उसको लूज करिए, ठीक है, उस एरिया को रिलीव करिए, ठीक है, उस लोकलाइज्ड एरिया को रिलीव करिए और रेस्ट प्रोवाइड करिए पेशेंट को, या फिर उस साइड को एक प्रॉपर रेस्टिंग फेस पर रखिए। देन आपको क्या है, प्रॉपर पोस्चर या फिर अलाइनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। मतलब लाइक अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो खड़ा हुआ है, तो उसको प्लीज प्रॉपर एक पोजीशनिंग दीजिए, ठीक है, कि वो लेट जाए आराम से, प्रॉपर उसको एक पोस्चर, एक अलाइनमेंट दीजिए, ताकि उसको पेन में थोड़ा सा आराम मिले। देन एडवाइज्ड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको अगर कोई है, जो लाइक हो सकता है ना, बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, ठीक है, या फिर अक्यूट पेन है, तो जो एडवाइज्ड है कि अभी के लिए तुमको रिलीफ करने के लिए हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अप्लाई करना है, तो वो हम अप्लाई करेंगे, जो भी एज पर फिजिशियन या डॉक्टर एडवाइस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह ट्राई करनी है, या फिर डिस्ट्रैक्शन मेथड्स ट्राई करने हैं। अगर लाइक कहते हैं ना कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं कि पेशेंट को आप डिस्ट्रैक्ट करिए, लाइक उसको म्यूजिक थेरेपी दीजिए, उससे बातें करिए, या हो सकता है उसको काम, इसको कहते हैं ना कि स्लीपिंग बेस्ट मेडिकेशन होती है पेन के लिए, तो आप पेशेंट को एडवाइस करिए कि वो रेस्ट एंड स्लीप पर अपना वो करें, ठीक है, ये सारी चीजें आप अप्लाई करिए। देन आपका है कि अगर उस आपका लोकलाइज्ड एरिया में है तो काउंटर स्टिमुलेशन आप ट्राई कर सकते हैं। काउंटर स्टिमुलेशन लाइक आप मसाज प्रोवाइड कर दीजिए उस एरिया में, ठीक है, हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन दे दीजिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं लोग जो कह सकते हो कि स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, तो वो आप काउंटर स्टिमुलेशन अप्लाई करिए। देन पेशेंट को प्रोवाइड काम एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स आपको वो करना ही करना है, ताकि पेशेंट का प्रॉपर जो रेस्ट एंड स्लीप वाला फेस है वो आए, और पेशेंट को कैसे ना उस पेन से रिलीफ मिले, वो प्रॉपरली रेस्ट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, मीन्स आपका मेडिकेशन, ठीक है, कि किस लेवल्स पर आप मेडिकेशन ले सकते हैं, किन किन लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पेन पर, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक पेन लैडर डिस्क्राइब किया गया है बाय WHO, जिसके अकॉर्डिंग पेन में हम आपका कह सकते हो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो पेन लैडर मीन्स सीढ़ी, पेन लैडर मीन सीढ़ी, तो जैसे हमने इंटेंसिटी की बात करी तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो वैसे ही पेन लैडर भी वर्क करता है, लाइक आपका माइल्ड, देन आपका मॉडरेट एंड देन सीवियर। तो वैसे ही वो ये वर्क करता है कि आप माइल्ड में इस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूज करेंगे, मॉडरेट में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो, एंड सीवियर में वो। तो ये सारी चीजें जो है वो इस लैडर में आती है, और वो डिसाइड की गई है बाय WHO। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है माइल्ड पेन। तो माइल्ड पेन मतलब हमारा जो एकदम लोअर लेवल ऑफ पेन है कि हाँ पेशेंट सह सकता है, उस पेन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो WHO ने प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है। तो उसमें हम पेशेंट को नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं। जब उसको कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको माइल्ड पेन है, तो माइल्ड पेन में हम उसको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके जो भी माइल्ड पेन है, जो भी फैक्टर है, वो उसकी वजह से पेन में उसके रिलीव आए, ठीक है। तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आपका आइबुप्रोफेन, आपके NSAIDs, आपका पैरासिटामोल, ये सारी चीजें, या फिर आप कह सकते हैं ये मेडिकेशंस आती हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है मॉडरेट, अब थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, माइल्ड पेन कब किसको कहते हैं, 1 to 3 आउट ऑफ 10 जैसे अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 10 में अप टू 3 तक अगर लाइक आपको पेन स्केल पे नजर आ रहा है तो वो माइल्ड पेन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देन आपका आता है मॉडरेट पेन। देन मॉडरेट पेन की हम बात करें तो यहाँ पे 4 से 6 तक आउट ऑफ 10 पेन को, जो भी लाइक आप कह सकते हो ना, अगर पेन स्केल पे आप रेट कर रहे हो तो 4 to 6 अप टू 6 लेवल ऑफ आउट ऑफ 10 आप पेन को मॉडरेट पेन में कंसीडर करते हो। तो इसमें आप क्या प्रोवाइड करते हो मैनेजमेंट, वीक ओपियोइड। वीक ओपियोइड आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपका कोडीन है, ट्रामाडोल है, हाइड्रोकोडोन है, ये सारे मेडिकेशंस आप कह सकते हो ये प्रेस्क्राइब की गई है, तो ये आप यूज करते हो। इसके साथ साथ वीक ओपियोइड के साथ साथ हम एक कॉम्बिनेशन थेरेपी भी देते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब एक मेडिकेशन का एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, ताकि जो भी वीक ओपियोइड हम दे रहे हैं उसका
एनहांसमेंट हो, मतलब उसकी जो भी इफेक्ट है आप कह सकते हो, जो भी उसका फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो और उसके फंक्शनिंग में थोड़ा सा एनहांसमेंट हो, मतलब बेनिफिट प्रोवाइड हो पेशेंट को, तो उसमें हम नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ही देते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी में वीक ओपियोइड्स के साथ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, जैसे आपका पीसीएम हम दे देते हैं, आपके एनएसएड्स दे देते हैं, आपके इबुप्रोफेन, ये सारी चीजें हम, मतलब ये दवाएं हम कॉम्बिनेशन में वीक ओपियोइड के देते हैं इन मॉडरेट पेन। देन नेक्स्ट है आपका सीवियर पेन। सीवियर पेन अब कब होता है, जब आपका 7 to 10 आउट ऑफ 10 लेवल ऑफ रेटिंग स्केल से अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ पेन इंटेंसिटी हो रही है, तो उसको हम सीवियर पेन में कंसिडर करते हैं। तो उस पेन में या उस टाइप ऑफ पेन में हम क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड देते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड में क्या क्या होता है आपका, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमोरफोन एंड फेंटानिल। ठीक है, ये मेडिकेशन चलती हैं आपका एज पर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड। ठीक है, ये सारी मेडिकेशंस हम बहुत रेयरली देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर पेन पेशेंट, किसी की सर्जरी हो रही है या किसी की लाइक सर्जिकल है या कैंसरस पेशेंट है, उनमें ये सारे मेडिकेशंस आपको देखने को, और ये इजीली नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डोज टाइट्रेशन भी करते हैं। डोज टाइट्रेशन मतलब, अच्छा, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स के साथ हम एडजुवेंट्स देते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले करेंगे डोज टाइट्रेशन के बारे में। तो डोज टाइट्रेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग द ओपियोइड डोज फॉर रिलीफ, मतलब जो हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड दे रहे हैं उसके डोजेस में हम थोड़ा सा टाइट्रेशन, मींस उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं उसका डोज में डोज को कम या ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिलीफ। अगर हम किसी पेशेंट को स्ट्रॉन्ग ओपियोइड आप कह रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी को, तो वहां पर आप डोजेस में जब लाइक होता है कि अगर उसको रिलीव हो गया तो उसके डोज को कम करना है, अगर उसको रिलीव नहीं हो रहा है तो उसके डोज को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वो होता है डोज टाइट्रेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स में होता है। तो उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड डोज टाइट्रेशन। ठीक है, मींस एडजस्टिंग ऑफ ओपियोइड डोज फॉर रिलीफ। अब स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स के साथ जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है, यहाँ पे चलती है आपके एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या होते हैं आपके, जो एनहांस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब जो भी ओपियोइड आप दे रहे हो उसके इफेक्ट को एनहांस करते हैं एडजुवेंट्स। ठीक है, एडजुवेंट का काम क्या रहता है कि इन दवाओं का, या फिर आप कह सकते हो इन मेडिकेशंस का, इन फार्माकोलॉजिकल आपके ट्रीटमेंट का वो इफेक्ट जो है, या फिर कहते हैं फंक्शनिंग जो है वो एनहांस करते हैं, उनको कहते हैं एडजुवेंट्स। एडजुवेंट जैसे आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, इन्फ्लेमेशन में दी जाती है, आपके एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, आपके एंटी कन्वल्जेंट्स हो गए, ये सारी दवाएं स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो फार्माकोलॉजिकल में क्या है कि पेन लैडर के बेसिस पर फार्माकोलॉजिकल मेथड आप कह सकते हो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होता है, जो कि WHO ने डिसाइड किया या प्रेस्क्राइब किया है। इसमें लेवल ऑफ पेन के ऊपर हम मेडिकेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे माइल्ड आपका 1 से 3 तक आउट ऑफ 10 होता है, इसमें आपका नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक चलता है। मॉडरेट पेन में 4 to 6 आउट ऑफ 10 होता है, जिसमें आपके वीक ओपियोइड विद कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है। सीवियर पेन में आपके 7 to 10 होते हैं, मतलब 7 से 10 आउट ऑफ 10, उसमें स्ट्रॉन्ग ओपियोइड विद एडजुवेंट्स चलते हैं। और स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स का हम डोज टाइट्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं या फिर डोज में घटा, डोज का जो भी आप डोज दे रहे हो उसमें हम कम भी कर सकते हैं एज पर रिलीफ, जैसे भी पेशेंट को रिलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर अल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में। मतलब हमने जर्नल अप्लाई किया फार्माकोलॉजिकल, अदर थिंग, अब अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है आपका पहला डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या है कि पेशेंट जो भी पेन में है उसको आप डिस्ट्रैक्ट करिए उसके, ताकि जो पेशेंट का कह सकते हो ना कंसंट्रेशन वो पेन पे है, तो वो उसी चीज पे अगर ध्यान लगाएगा तो हो सकता है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने से पेशेंट जब डिस्ट्रैक्ट होगा तो उस पे पेशेंट ज्यादा फोकस नहीं करेगा पेन पे। तो डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या हो सकता है, मेमोरी रिकॉलिंग, लाइक पेशेंट को जो भी उसकी अच्छी लाइक होते हैं ना कि मेमोरीज होती है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करिए, आप उनसे बातें करिए। होता है ना जब पेशेंट मेमोरी रिकॉल करता है अच्छी मेमोरीज, तो वो एक कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाकी चीजों से। अगर आप किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में सोचते हो तो आप ऑफ कोर्स जो भी प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट होता है आप उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो वही आपको पेशेंट पे अप्लाई करना है कि उसको थोड़ी थोड़ी मेमोरीज उसकी अच्छी वाली रिकॉल करनी है, ताकि पेशेंट का जो भी अभी इनर फोकस है पेन पर वो डिस्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट इज लाफ्टर थेरेपी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लाफ्टर थेरेपी
लाफ्टर थेरेपी में जो भी लाइक आप कह सकते हैं कॉमेडी शोज देख रहे हैं या फिर जो भी जिस भी चीज से पर्सन को आप कह सकते हो एज ए लाफ्टर थेरेपी आप यूज कर सकते हो, वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करिए। म्यूजिक थेरेपी बेस्ट होती है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होती है। बहुत सारे पेशेंट इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि म्यूजिक सभी को पसंद आता है, बहुत कम ही लोग हैं जिनको म्यूजिक नहीं पसंद आता। ठीक है, तो म्यूजिक थेरेपी बेस्ट थेरेपी। इसमें डिस्ट्रैक्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप अप्लाई कर सकते हो पेशेंट को पेन से फोकस हटाने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ज्यादातर वर्क करता है बच्चों में, डिस्ट्रैक्शन आपका अडल्ट में वर्क करता है क्योंकि बच्चों में डिस्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो विजुअलाइजेशन में क्या है कि हम लाइक जो भी हमारे पास बच्चा है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसपे हम क्या करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम उनको कोई फिल्म दिखा रहे हैं, कोई कार्टून दिखा रहे हैं, अब जो जो बच्चों को पसंद आता है, लाइक उनके फेवरेट कार्टून्स, ठीक है, उनके फेवरेट शोज, उनके फेवरेट म्यूजिक्स, इन सारी चीजों का हम विजुअलाइजेशन उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस आप सभी जानते हैं, इसमें एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज की जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीव मिलता है पेन से क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि पेशेंट का फोकस पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज मसाज। ऑफ कोर्स मसाज बहुत हेल्पफुल होता है अगर कहीं लोकलाइज्ड एरिया में पेन है तो वहां पे आप, जैसे हम काउंटर स्टिमुलेशन की बात करें वैसे ही मसाज भी काफी अच्छी चीज है। देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप जानते हो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बहुत सारी चीजें हैं कि पेशेंट को जो भी चीज उनके हॉबीज करना अच्छा लग रहा है आप उनको वो करने दीजिए। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइक कुछ लोग होते हैं कि उनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना अच्छा लगता है, जो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो उसको बजा रहे हैं तो उनको वो अंदर से लाइक होता है ना, उनकी हॉबी है, उनको अच्छा लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके पेन में भी रिलीव आता है। मेडिटेशन बहुत कह सकते हो आप एंशिएंट टाइम से यूज की जा रही है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर चीज से रिलीव मिलता है आपको, स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, हर चीज से। ठीक है, तो वहां पे मेडिटेशन काफी अच्छा वर्क करता है। अगर लास्ट बात करते हैं थेराप्यूटिक टच की। थेराप्यूटिक टच एक आप कह सकते हो उस मेथड को कहा जाता है, ये कॉमनली आप बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे एक चाइल्ड एंड मदर का बॉन्ड होता है, तो जब बच्चा बहुत दर्द में होता है और जब माँ उसको गले लगा ले तो उसको बहुत पेन में आराम मिलता है, या कह सकते हो उसको एक होता है ना, सेफ्टी, एक सिक्योरिटी फील होती है, तो उसकी वजह से उसको सुकून मिलता है। तो दैट इज थेराप्यूटिक टच। मतलब वहां पे रिलीज ऑफ केमिकल्स होते हैं आपके, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गए, ठीक है, आपके ये सारे जब रिलीव एंडोमॉर्फिन रिलीज होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सब नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। तो जब वो थेराप्यूटिक टच एक बच्चे को मां से मिल रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पेन रिलीवर का काम करता है। तो ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में आपके क्या क्या है, जनरल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके अदर टेक्निक्स या अदर मेजर्स हैं जो एज पर मैनेजमेंट हम यूज करते हैं फॉर पेन रिलीफ। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। ये ऐसे मेथड्स हैं जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी बेस पर हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें हमें क्रॉनिक पेन जो भी आपके कह सकते हो किसी इलनेस या क्रॉनिक पेन जो भी पेशेंट है उनको रिलीफ मिल सकता है इन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका टेंस डिवाइस। टेंस डिवाइस क्या है आपका, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस। ये क्या होते हैं, एक डिवाइस होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस, मतलब आप इनको कहीं भी कभी भी ले जा सकते हो। पोर्टेबल मीन्स ये आप इनको खुद कैरी कर सकते हो, और नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव मतलब इनमें कोई हार्म होने जैसा, या कह सकते हो बॉडी पे कोई हार्म नहीं होगा इन डिवाइसेस को यूज करने से। ठीक है, तो एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको यूज करने से आपको पेन में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, ये लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं थ्रू स्किन। लाइक अगर आपके एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आपके अगर बैक में पेन हो रहा है, आप क्रॉनिक बैक पेन के अगर आप पेशेंट हो, ठीक है, तो आप इन डिवाइसेस को आप प्लेस करोगे, इनके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लेस करोगे तो ये एक लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं आपके स्किन से क्यूटेनियस लेवल तक। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं ये, जब ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल करंट जाते हैं लो वोल्टेज के, तो वो क्या करते हैं, जो पेन रिसेप्टर सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे हमने मैकेनिज्म में बात करी थी फिजियोलॉजी ऑफ पेन में कि फंक्शनिंग कैसे हो रही पेन की, तो वहां हमने बात करी थी नोसी रिसेप्टर की। अगर आपको याद हो तो नोसी रिसेप्टर क्या करते थे कि जो भी एरिया पर पेन हो रहा है उसके सिग्नल्स को
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते थे। तो ये उन्हीं पर वर्क करते हैं कि जो इनके सिग्नल्स जो आप ये ब्रेन तक ले जा रहे हैं, ये उनके सिग्नल्स को ही रोक देते हैं। तो जब सिग्नल्स ही नहीं जाएगा ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, तो आपको पेन फील नहीं होगा। तो इन टेंस डिवाइसेस का यही यूज है कि जो भी सिग्नल जा रहा था आपका पेन का, ठीक है, स्टिमुलेशन जा रहा था आपके ब्रेन पर, आपके नर्वस सिस्टम पर, तो ये उन सिग्नल्स में या फिर आप कह सकते हो उन रिसेप्टर्स को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब मीन्स ये आप कह सकते हो उनके सिग्नल्स में थोड़ा सा ब्रेकेज ले आते हैं। ठीक है, आपके जो भी रिसेप्टर्स है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। जब आप उनको रिमूव करोगे कुछ देर बाद, वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएंगे। लेकिन जब उस वक्त लाइक आपको जब पेन हो रहा है तो वो सिग्नल्स भेज रहे हैं ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, तो उस वक्त उनके सिग्नल्स को वो रोकते हैं। ठीक है, तो इनका यही काम है। लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं ये डिवाइसेस, जिसमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आप जब स्किन पर रखते हो तो क्यूटेनियस लेवल तक वहीं पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको वो सिग्नल्स भेजने से डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ये आपका कह सकते हो एक मसल रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ मोड ऑफ कह सकते हो टेक्निक पर बेस्ड होता है। आप इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है कि आपके वहां के जो लोकलाइज्ड एरिया के मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, उनके जो भी वहां पे पेन रिसेप्टर्स थे उनको कह सकते हो अभी थोड़े टाइम के लिए उनको डिस्टर्ब करेंगे, एंड देन आपके जो भी एरिया में पेन हो रहा था उसको रिलीव करेंगे। ठीक है, प्लस ये हेल्प करते हैं जो वहां पे आपके नर्व्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एंडोमॉर्फिन का रिलीज करने में। ये आपके नेचुरल पेन किलर होता है बॉडी में। एंडोमॉर्फिन एक केमिकल होता है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो स्टिमुलेट जब होता है, जब वो रिलीज होता है तो नेचुरल पेन किलर का काम करता है। तो ये उनको भी कह सकते हो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज में, उनके रिलीज में ये स्टिमुलेशन कह सकते हो आप इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है तो आपको उस एरिया में पेन जो भी हो रहा था उसमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल तौर पे हम किसमें आप देखते हो इनको यूज करते हुए, वो अर्थराइटिस जैसे हो गया, जो पेशेंट अर्थराइटिस के होते हैं, बहुत क्रॉनिक पेन होता है उसमें क्रॉनिक टाइम तक। बैक पेन अगर क्रॉनिक है तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि हम उन्हें इस डिवाइस का यूज करें, एंड देन हम अभी कह सकते हो आपकी कुछ टाइम तक के लिए हम पेन में रिलीफ ला सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीए मेथड की। पीसीए मेथड क्या है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक। ठीक है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक एक ऐसा मेथड लाइक हो सकता है ना कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो क्रॉनिक पेन से कह सकते हो फेस कर रहा है, तो अब बार बार तो वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता है ना, या बार बार लाइक उसको जैसे एग्जांपल कैंसर पेशेंट है तो वो हमेशा के लाइक अब वो दिन भर हॉस्पिटल ही तो नहीं जा सकता। तो एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया है जिसमें पेशेंट खुद को एनाल्जेसिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेथड दैट अलाउज पेशेंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन। जैसे आप नॉर्मली बात करो इंसुलिन की, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अपने आप से इंसुलिन इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो सेफ और काफी यूजफुल मेथड है। ठीक है, तो उसमें उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है, सेफ मेथड है और वो कह सकते हैं इजीली यूजेबल है, वो खुद से वो कर सकते हैं। तो सेम एज पेन के लिए भी है वो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक्स, एक आप कह सकते हो मेडिकेशन ट्रीटमेंट टाइप है, एक मेथड है जिसमें वो खुद को एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं। और जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसमें एक कह सकते हैं ना एक पोर्टेबल पंप होता है। देखिए, इट इज अ इफेक्टिव वे विच इज डन बाय प्रोग्रामेबल पंप। एक पंप होता है, जैसे इंसुलिन में देखते हैं कि इंजेक्शन होती है, वो इंसर्ट करते हैं और उनको वो मेडिकेशन उनको एडमिनिस्टर हो जाती है। तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं कि वो एक प्रोग्रामेबल पंप होता है जिसमें जो भी उनके लेवल ऑफ, उनके जैसे हमने WHO लेटर की बात करी तो उनके लेवल जो भी उनका पेन हो रहा है उनके लेवल ऑफ पेन का ओपियोइड प्रेजेंट होता है। वो वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मली एनाल्जेसिक हो सकता है। तो वो उनके लेवल पर उस प्रोग्रामेबल पंप में प्रेजेंट होता है और वो अपने मींस जो भी उनका डोज होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक डोज प्रेजेंट होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो लाइक ओपियोइड क्योंकि कॉमनली यूज में नहीं होता ओपियोइड, ज्यादा कह सकते हो आप उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए एज पर पेशेंट एक स्पेसिफाइड डोजेज ही प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेसिफाइड आप कह सकते हो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे अगर उनका डोज है कि उनको एक लाइक उनको वंस अ डे लेना है तो वो पंप वंस अ डे ही वर्क करेगा, ऐसा उसमें प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि वो लाइक अगर उनका वंस अ डे है तो वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं थ्रू दैट प्रोग्रामेबल पंप। तो उसमें कोई लाइक होता है ना ओवर यूज या फिर कह सकते हो मिस यूज का कोई ऐसा इशू
नहीं होता है। देन ये कहाँ पे यूज होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन अगर कोई है, लाइक कोई अगर कोई आप कह सकते हो इंटेंस सर्जरी हुई हो पेशेंट की, ठीक है, तो उसको पेन बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये यूज किया जा सकता है। कैंसर पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक पेन के जो भी पेशेंट होते हैं उनमें ये यूज करने को हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेजिव टेक्निक्स के बारे में, मतलब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है लाइक जो इन्वेजिव हैं, जो थोड़ा सा बॉडी को हार्म करती हैं लेकिन पेन में रिलीफ ले आ देती हैं। तो वो होती है आपकी इंसर्टिंग डिवाइसेस या इम्प्लांट्स होते हैं, मतलब बॉडी में कुछ ऐसे इम्प्लांट्स किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए कि वो इस लोकलाइज्ड एरिया में उनको पेन रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, पेन में उनके रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बॉडी फॉर पेन रिलीफ, ठीक है। लाइक इसका जो 5 एग्जांपल है हमारे पास अभी फिलहाल, तो पहला है हमारे पास नर्व ब्लॉक्स। नर्व ब्लॉक्स यूज क्या होते हैं, एक ब्लॉक्स होते हैं जो बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं जहां पे भी पेन हो रहा है जिस भी एरिया में, और वो वहां पे पेन फिर वो धीरे धीरे काम करते हैं और वो पेन रिलीफ में एज अ फंक्शन करते हैं। तो ये इनमें 2 टाइप होता है, एक डायग्नोस्टिक ब्लॉक होता है और एक थेराप्यूटिक ब्लॉक होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन, ये आपके ऑफकोर्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड आप समझ सकते हो स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है। और दूसरा है इंट्राथीकल पंप, ये इंट्राथीकल मीन्स आपके बोन्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्प्लांट्स एक बनाए जाते हैं कि इम्प्लांट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिसमें वो क्या एक स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं वहां पे पेन में रिलीफ लाने के लिए, तो वो इंसर्ट किए जाते हैं आपके स्पेसिफाइड साइट पर, ठीक है। देन आपका न्यूरो एब्लेशन, न्यूरो एब्लेशन जैसे आप इसको रिलेट करो जैसे लेजर थेरेपीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एरिया में लाइक जो भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी साइट पे पेन हो रहा है उस पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो वहां से जब वो स्टिमुलेशन ही नहीं जाएगा तो पेन भी फील नहीं होगा। वो होता है थ्रू हीट या थ्रू कोल्ड फ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो न्यूरो एब्लेशन बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है लेकिन करते हैं जो लाइक बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और क्रॉनिक पेन है तो, ठीक है, न्यूरो एब्लेशन यूज किया जाता है, जैसे जो भी एरिया के रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है थ्रू हीट फ्यूजन या फिर कोल्ड फ्यूजन के थ्रू। देन आपका आता है नेक्स्ट स्पाइनल इंजेक्शन, वो ऑफ कोर्स आपके स्पाइनल की बैक पेन में ही वर्क करती है। स्पाइनल इंजेक्शंस में आपका एपिड्यूरल इंजेक्शंस एंड फेसेड जॉइंट इंजेक्शंस होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं और वहां पे उस एरिया में प्रॉपरली आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है कैम। कैम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये न्यूली कह सकते हो इन्वेंटेड आपका मेथड है जिसमें आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिनल आप कह सकते हो, वो मेडिसिनल वो नहीं है, वो मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकल मेथड नहीं है। मेडिसिनल मेथड मतलब वो एक ऐसी थेरेपीज के बारे में बात करते हैं जो एज पर आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो तो मतलब हर कोई इसको इजिली यूज कर सकता है। तो पहला है आपका बॉडी माइंड थेरेपी, मतलब बॉडी एंड माइंड दोनों का थेरेपी आप कह सकते हो, दोनों का आप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आपका मेडिटेशन होगा, योगा होगा, हिप्नोसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनुअल थेरेपीज। मैनुअल थेरेपीज मतलब जो आप मैनुअली अप्लाई कर सकते हो, फिजिकली अप्लाई कर सकते हो, आपके मसाज हो गए, आपका एक्यूपंक्चर हो गया, आपका कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक मींस जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपको जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं, कायरोप्रैक्टिक। देन नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, जैसे आपका हर्बल सप्लीमेंट्स, कुछ आप हर्बल टी वगैरह यूज कर रहे हो, हर्बल जूसेस यूज कर रहे हो, वो सारे डाइटरी में कुछ चेंजेस ला रहे हो, इसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है। देन एनर्जी थेरेपीज लाइक आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गए, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन में जो वर्क करती हैं आपके, ठीक है, अपर बॉडी। देन अरोमा थेरेपीज हो गए, म्यूजिक थेरेपीज, ये सब आपके नॉर्मली टेक्निक्स होते हैं जो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव काइंड ऑफ थेरेपीज काम करते हैं। तो ये आपके जो मैनेजमेंट ऑफ पेन थे, लाइक जो आपके अदर टेक्निक्स या मेजर्स थे उनके बारे में हमने बात किया। सो विद दिस ये पूरा यूनिट खत्म होता है और इस यूनिट में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कंफर्ट डिवाइसेस एंड थेराप्यूटिक पोजीशनिंग को डिस्कस नहीं किया गया है। तो फॉर इंफॉर्मेशन हम बता दें कि आपको कंफर्ट डिवाइसेस एंड थेराप्यूटिक पोजीशन का जो भी आपका एज पर सिलेबस जितना भी डिटेल आपका इंफॉर्मेशन है वो एक अलग लेक्चर में या फिर अलग एक वीडियो पीपीटी बेस्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।